नमस्कार। मैं कमल किशोर, प्रवक्ता शोध एससीईआरटी लखनऊ। आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का एक बेसिक चैप्टर है जिसमें रसायन विज्ञान की मुख्यतः जो मुख्य चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे जो पाठ का नाम है तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु संरचना, संयोजकता, रासायनिक अभिक्रिया, रसायन की भाषा व रासायनिक सूत्र। इसमें से पहले हम परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड जो है उसके मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। ऊर्जा वो कोई भी चीज जिसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। और पदार्थ जो कुछ जगह घेरता है और उसमें कुछ द्रव्यमान होता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर हम पदार्थ की बात करेंगे मुख्यतः। तो पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ यूनिवर्स में होते हैं। तो सबसे बहुत शुरू से ही जो विद्वान लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि जो पदार्थ हैं वो मुख्यतः बने कैसे हैं। तो इस बारे में बहुत पहले लगभग 400 ईसा पूर्व भारतीय और यूनानी दार्शनिकों ने अपनी कल्पना प्रस्तुत की। और जैसे भारत में महर्षि कणाद, इन्होंने ये कहा कि जो पदार्थ है अगर उसको हम विभाजित करते जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब उसको और विभाजित करना संभव नहीं होगा। तो वो ऐसा कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया। इसी तरीके से दूसरे दार्शनिक पगधा कात्यायान, इन्होंने और थोड़ा विस्तृत रूप से बात की। इन्होंने कहा कि जो पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण जिनको और विभाजित नहीं किया जा सकता, और ये पदार्थ के कण अभिक्रिया करते हैं, आपस में संयोग करते हैं और उससे हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। इसी तरीके से जो यूनानी दार्शनिक है डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, इन लोगों ने भी यही इनकी कल्पना थी कि जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और उन कणों को परमाणु या एटम नाम दिया। एटम का मतलब होता है उसका कि और विभाजित ना, इंडिविजिबल हो, डिवाइड ना किया जा सके। लेकिन ये जो अभी हमने दार्शनिक विचार देखे तो ये कल्पना पर आधारित थे। इन विचारों को सही सिद्ध करने के लिए कोई प्रयोग नहीं किया गया, कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा गया, तो ये उसको सिद्ध नहीं कर पाए। उसके बाद 18वीं शताब्दी तक ये कोई काम नहीं हुआ, ये जो कल्पना की थी दार्शनिक लोगों ने। लेकिन 1808 में एक ब्रिटिश शिक्षक, विज्ञान के शिक्षक, इनका नाम डाल्टन, इन्होंने 3 नियम हैं जो जब दो पदार्थ संयोग करते हैं तो उसपे कुछ नियम अप्लाई होते हैं। लेवाशिए एक रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने पदार्थों के संयोग करने से किस तरीके से किन नियमों का पालन करते हैं उनके बारे में बताया था। उसमें एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब जब भी कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है, कोई दूसरा पदार्थ बनाता है, तो जो पहले पदार्थ था और बाद में जो नया पदार्थ, उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर रहता है। ये नियम प्रतिपादित किया था लेवासिए ने। इसी तरीके निश्चित अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम, ये 3 नियम थे जो उस समय प्रपोज किए गए थे। अब इनकी व्याख्या करने के लिए, व्याख्या कैसे की जाए, उसके लिए डाल्टन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब हम कह सकते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो इन तीनों नियम के आधार पर ही बनाया गया है। तो डाल्टन ने क्या कहा कि जो जो भी यूनिवर्स में पदार्थ हैं वो बहुत सूक्ष्म कणों से, जिनको कि परमाणु कहते हैं, उनसे बने होते हैं।
और ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला जो सूक्ष्मतम कण है उसे हम परमाणु कहते हैं। और कहा कि ये ना ही तो किसी अभिक्रिया में सृजित होते हैं और ना ही तो इनका विनाश होता है, बस क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे हम देखें HCl और NaOH की अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस H2O बनता, तो क्या हुआ, NaOH था, अब NaCl बन गया, रीअरेंजमेंट हो जाता है। दूसरा कहा कि अगर कोई तत्व है कि किसी दिए गए तत्व के सारे परमाणु समान द्रव्यमान होता है और समान गुणधर्म होते हैं, रासायनिक और भौतिक। जैसे मान लिया आयरन है, तो आयरन एक तत्व है, अगर इसमें हम देखें तो इसके सारे परमाणु एक जैसे होंगे, उन सबका शेप, साइज, द्रव्यमान और उनके गुण समान होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे, जैसे आयरन के परमाणु अलग टाइप के होंगे और कॉपर के अलग टाइप के होंगे। और कहा ये जो विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं ये परस्पर छोटी पूर्ण संख्या, होल नंबर रेशियो में संयोग करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हम जल की बात करें, फार्मूला होता है H2O, तो यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो 2:16 या 1:8। हमेशा जब भी जल बनता है तो उसमें 2:1 का ये रेशियो रहता है, इसी रेशियो में अनुपात करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आधा 2.5 हो जाए, 2:2.5, इस तरीके से आधा, पौना, डेढ़, इस तरीके से एटम नहीं संयोग करते, क्योंकि वो सूक्ष्मतम कण है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। अभी बात की हमने, कोई भी परमाणु बनता है जैसे H2 है, उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये निश्चित होगा। तो जो डाल्टन के सिद्धांत के जो पॉइंट्स थे, इनको 18वीं शताब्दी में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे, बहुत दिनों तक चलते रहे, करीब 19वीं शताब्दी तक इसके बारे में बात होती रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे गए जिनको इनके सिद्धांत में जो पॉइंट बताए गए वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे उसमें एक होता है, अभी हम लोग छोटे क्लासेस में आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा या देखते होंगे कि जब हम कंघी से सूखे बालों पर रगड़ते हैं या कंघी करते हैं, उसके बाद कागज के छोटे टुकड़ों को वो चिपका लेता है, अट्रैक्ट करता है। या हम किसी कांच की या PVC पाइप को हम एक सिल्क के कपड़े पर रगड़ें और बलून के पास लाएं, तो उसमें भी आप अट्रैक्शन और रिपल्शन की घटना देखते हैं। तो ये इन चीजों में ये क्यों अट्रैक्ट या रिपेल क्यों करा, आकर्षित कर रहा है या कभी प्रतिकर्षित करता है, ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब नहीं मिल पाया। एटॉमिक थ्योरी में उनका एटम सूक्ष्मतम कण है, तो ये आवेश कैसे आ गया, इस बारे में डाल्टन की जो थ्योरी थी वो कुछ इस बारे में बता नहीं पाई। कि जो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें वो आवेशित हो जाते हैं, तो आवेश आता कहाँ से है, इसका आंसर हमको तब मिला जब एटम के अंदर पता चला कि कुछ और भी सूक्ष्म कण होते हैं। एटम सूक्ष्मतम नहीं है, उससे भी छोटे कण होते हैं, तब इन जो आवेश कहाँ से आता है इस चीज के बारे में पता चला। तो हम लोग आज जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हें पता कैसे किया गया, इसमें बहुत से वैज्ञानिकों का सहयोग है, हमें उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो 19वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिकों ने इन सभी चीज़ों के बारे में पता कर लिया था। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इन साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उसके आधार पर इन कणों के बारे में बता दिया कि एटम के अंदर ये कण पाए जाते हैं। अब हम उसको एक साथ देख रहे हैं कि जो 3 कण, मुख्य कण को फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण कहते हैं, जो एटम के अंदर होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव होता है, इस पर नेगेटिव आवेश होता है, उसको कहा जाता है आवेश की ये सूक्ष्मता छोटी यूनिट है। तो इस पर सापेक्ष आवेश हमने, जैसे कूलाम में तो है
1.60217 इंटू 10⁻19 कूलम। ये एग्जैक्ट है, लेकिन सापेक्ष हम इसको मानते हैं तो ये यूनिट है आवेश की, तो -1 दिया जाता है। और आप देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज की मात्रा समान है। अब यहाँ प्रोटॉन के आगे थोड़ा सा गलत है, आप देखिए प्लस होगा, जो लिखा हुआ प्रोटॉन के आगे -1.60, इसको लिखा +1, मतलब उसका जो नेचर होता है प्रोटॉन वो पॉजिटिव होता है, मात्रा समान है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव आवेश होता है। अब इसको सापेक्ष आवेश में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर -1 और प्रोटॉन पर +1। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है किलोग्राम में 1.9382 × 10⁻31 किलोग्राम। इसी तरीके से प्रोटॉन का, ये इसकी थोड़ा सा जो पावर है वो गलत है, माइनस प्रोटॉन में देखिए -27 होता है, ऐसे ही न्यूट्रॉन में भी 10⁻27 होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सही करना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हम देखें मास लगभग बराबर है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा है, बहुत कम। ऐसे ही अगर हम द्रव्यमान देखते, अगर इसको हम, एक होता है एटम, बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए जो यूनिट किलोग्राम है वो बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसको हम, एक और यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, या इसको यू से रिप्रेजेंट कर, जैसे किलोग्राम केजी, ऐसे ही पदार्थों के अणुओं परमाणुओं को जो तौला जाता है उसकी यूनिट होती है एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट यू। तो अगर हम इसमें देखें तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन का 0.00054 इसी तरीके से है। इसको हम 1 मान सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में, और इलेक्ट्रॉन को मानते हैं नेग्लिजिबल है, तो लगभग द्रव्यमान माना भी गया है। तो ये कंपैरेटिव चार्ट है, आप देख सकते हैं। अब ये पता चल गया कि एटम जो है वो सूक्ष्मतम नहीं है, उसमें भी और सूक्ष्म कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के लगभग नेग्लिजिबल मास है, और बाकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लगभग बराबर है। अब जब ये पता हो गया, एस्टेब्लिश हो गया कि हाँ एटम के सूक्ष्मतम नहीं है, तो ये जो कण हैं एटम के अंदर रहते कैसे हैं? हमारे प्रश्न उठता है दिमाग में कि ये कैसे रहे, अगर कोई चार्ज ना होता तो ऐसे भरे जाते, भरे रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एटम के अंदर कैसे, इनका अरेंजमेंट क्या है? तो इसको समझाने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, उन्होंने बताने की कोशिश की इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, ये सब बताने की कोशिश की। तो उसमें सबसे पहली जो कोशिश थी वो है थॉमसन की, फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की थी, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इनके काम के लिए 1906 में, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते कहते, इसलिए इन्होंने सिंपलेस्ट मॉडल दिया। इन्होंने कहा जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। इनके मॉडल को रेजिन एंड पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, या वाटरमेलन मॉडल। इन्होंने कहा कि ऐसे कल्पना की कि जो किशमिश वगैरह में केक बनता है, तो जो केक है वो पॉजिटिव चार्ज का है, प्रोटॉनों का बना हुआ है, और जो किशमिश होती है उसमें जहाँ तहाँ धसी होती है, तो एटम के केस में वो किशमिश जो है वो इलेक्ट्रॉन, या तरबूज के केस में कहें कि जो तरबूज का गूदा होता है वो प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो बीज होते हैं उसके वो हैं इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इमेजिन करके इन्होंने बनाया, और ये कहा कि जो प्रोटॉनों का जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों के टोटल चार्ज के बराबर होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होता है, इसलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उदासीन होता है। ये चीज बताई लोगों ने, क्योंकि माना जाता था कि एटम जो है उदासीन होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है ओवरऑल, तो ये चीज इन्होंने बताई और उसको लोगों ने माना। कुछ दिन इनका मॉडल माना जाता रहा, उदासीन क्यों होता है ये चीज भी समझा दी इन्होंने। लेकिन उसके बाद
कुछ और साइंटिस्ट ने वैज्ञानिक लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और उससे जो परिणाम आए उसको इनका ये मॉडल समझा नहीं पाए। ये तो इमेजिन किया तूने ऐसा, इसको इमेजिन कर लीजिए कि ये क्रिसमस केक की तरह है। तो इमेजिन किया, अगर वो एक्सपेरिमेंटल चीजों को समझा नहीं पाता है तो उसको नहीं माना जाएगा। तो क्या हुआ, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, एटम का स्ट्रक्चर समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा जाता है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, गोल्ड की बहुत पतली पन्नी ली। गोल्ड की क्यों, हम लोग जानते हैं कि गोल्ड जो है उसकी क्वालिटी होती है, उसकी बहुत पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं और कोई मेटल की इतनी पतली शीट बनाई नहीं जा सकती। इसकी बहुत ही बारीक शीट बनाई जा सकती है, इसलिए मैं गोल्ड मेटल की एक शीट ली और इन पर अल्फा पार्टिकल का से बौछार कराए, बम्बार्डमेंट। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एक एलिमेंट है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, हीलियम एक तत्व है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इसके से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, मतलब उस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कण है, इन कणों को उसके ऊपर बौछार कराई, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और ये जो पार्टिकल है दिखाई तो देंगे नहीं हमको, पार्टिकल ने जो बम्बार्डमेंट कराया तो वो क्या हुआ उनको, इसको देखने के लिए उन्होंने एक जो आपको ब्राउन कलर का शीट रिंग टाइप से दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन स्क्रीन है, इस पर जिंक सल्फाइड का पॉलिश है। तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही पन्नी से पार निकल और दूसरी तरफ जाएगा तो जहां पे टकराएगा वहां पर एक चमक पैदा होगी और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। ये उन्होंने अरेंजमेंट किया और एक्सपेरिमेंट किया। इसी को दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गोल्ड के जो एटम है उसमें जो अल्फा पार्टिकल एक से दूसरी तरफ जा रहे हैं, कुछ इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके जो ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण या परिणाम, उसको देखिए उन्होंने क्या देखा। इस एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा का पार्टिकल जो पन्नी से टकराए तो उनमें से ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो पन्नी के आर पार निकल गए। ऐसा लगा कि पन्नी में कुछ है ही नहीं, तो उसमें मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये पन्नी कुछ है ही नहीं, आर पार निकल गया अल्फा पार्टिकल बिना कोई चेंज के। उसके बाद और क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे वो जिस रास्ते से गए थे, पन्नी से टकराए थे, उससे थोड़ा सा विचलित हो गए कुछ कोण से, सीधे ना जाके आप देख सकते हैं डायग्राम में नीचे देखिए, अपने रास्ते से विचलित होके पन्नी के पार निकल गए। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उन्होंने देखी कि जब अल्फा पार्टिकल तो बहुत से लाखों करोड़ों से बौछार कराई उन्होंने, तो उन्होंने रेशियो देखा कि लगभग 12,000 अल्फा पार्टिकल रेशियो देखा। पर एक ऐसा पार्टिकल होता था जो अपने रास्ते गया और टकराया और वापस उसी रास्ते में वापस आ गया, ऐसा लग रहा है किसी ठोस चीज से टकराए हों, 180 डिग्री पे वापस हो गए। क्योंकि भाई एटम गन दिखाई तो दे नहीं रहा, तो इनडायरेक्ट तरीके से ही उन्होंने ये देखने की कोशिश की। तो ये 3 चीजें देखी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित होके उसके बाद बाहर निकले, और कुछ थे बहुत कम। कितने कम कि अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल बौछार कराया जाए तो उसमें एक पार्टिकल ऐसा होता तो अपने उसी रास्ते से वापस आ जाता था। तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने ये देखा। अब इस चीज से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई ये ऐसा जो हो रहा है ऐसा क्यों होगा। तो इसके लिए उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल आर पार निकल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब एटम के अंदर मैक्सिमम भाग जो है वो खाली है, उसमें कुछ है नहीं, होता नहीं, खोखला होता है। एटम का मैक्सिमम भाग खोखला है, उसमें कुछ होता नहीं है, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए।
दूसरा कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से विचलित हो गए थे, कुछ एंगल से उन्होंने रास्ता बनाया था। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा, क्योंकि अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उन्होंने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल के निकले, इसका मतलब अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज की कोई चीज है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हुआ या प्रतिकर्षण हुआ, इसीलिए वो अपनी रास्ता बदल के निकल गए। और ये भी तीसरी चीज देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री पर टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस आ गए थे। तो इसके केस में कहा कि जो पूरे एटम का जो पूरा द्रव्यमान है, उसका जो मास है, वो पूरे एटम में ना होगा, कहीं बहुत ही छोटी सूक्ष्म जगह पर ही केंद्रित। तभी तो एक बहुत कम पार्टिकल वापस आ रहा है, वो ठोस है भाग। तो ये चीज उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर इनके एक्सपेरिमेंट में ये कह दिया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खोखला है और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है वो कहीं छोटी सी जगह में है, पूरे में फैला हुआ नहीं है। तो थॉमसन का जो मॉडल था, उन्होंने कहा कि जो एटम होता है, जो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पर फैला हुआ होता है, अगर ऐसा होता तो सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए होते, आर पार नहीं निकले होते। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को थॉमसन का मॉडल समझा नहीं सका। अब जब इन्होंने ये चीजें पता की, तब इन्होंने रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, उनका जो एटम होता है उसके केंद्र में एक धनावेशित जगह होती है, धनावेश होता है उसके सेंटर में, जिसको उन्होंने नाभिक कहा। एटम है, एटम के केंद्र में एक धनावेशित केंद्र, एक सेंटर होता है, उसको उन्होंने नाभिक कहा। और ये उस समय पता चल चुका था कि प्रोटॉन की वजह से होता है। और कहा कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसी की वजह से होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास था लगभग नेग्लिजिबल था, 0.0054 करके था। तो कहा कि जो पूरे एटम का मास है वो इसी न्यूक्लियस या नाभिक की वजह से होता है। और कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों तरफ सर्कुलर, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसके अराउंड न्यूक्लियस के। और कहा कि जो नाभिक का आकार है वो परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, अब इतना कम कि हम डेली लाइफ की चीजों से कंपैरिजन कराना मुश्किल है। फिर भी ऐसा मान सकते हैं कि जो क्रिकेट की बॉल है, अगर उसको हम न्यूक्लियस माने तो उसकी 5 किलोमीटर रेडियस की जो जगह होगी वो पूरा एटम का वो साइज होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया कि एटम के अंदर नाभिक होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत छोटा होता है, और जो पूरे एटम का जो मास है इसी की वजह से होता है, और इस पर धनावेश होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगाने से उनपे एक फोर्स टेंशन पैदा होगी, वो उसको बाहर फेंकने वाला फोर्स होता है, तो उसको बैलेंस किया रहता है। ये मॉडल भी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था, तो इसको माना गया, काफी दिन इस पर काम किया गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या चीज नहीं बता पाया इनका मॉडल? ये उस समय एक भौतिक विज्ञानी मैक्सवेल, भौतिक विज्ञान के फिजिसिस्ट थे वो, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया था। उन्होंने कहा कि जब भी कोई आवेशित कण अब सर्कुलर पाथ में घूमता है, घूमेगा आवेशित पथ, तो वो ऊर्जा, उसकी ऊर्जा कम होती जाती है, वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है विकिरण के थ्रू। विकिरण एक ऊर्जा का संचालन का एक मेथड होता है कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर जब लगाता है कोई चीज, कोई चार्ज पार्टिकल, अब देखिए इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल, उसमें निगेटिव चार्ज है तो ये भी चक्कर लगा रहा। तो उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले ये बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल त्वरित होके घूमता है, त्वरित मतलब जैसे गोल सर्कुलर में घूम रहा है तो हमेशा डायरेक्शन इसकी बदलेगी,
जब डायरेक्शन बदलेगी तो उसमें त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन होगा। और जब भी ऐसा होता है तो वो पदार्थ, वो आवेशित कण अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है या कम करता है, उत्सर्जित करता रहता है। और इलेक्ट्रॉन के केस में कहा कि इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, आप कह रहे हैं उसके वर्तुलाकार उसमें घूम रहा है, तो ये भी इसमें त्वरित गति हुई होगी, तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। और कम होती जाएगी तो क्या होगा, जैसे डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे ये इसकी ऑर्बिट जो पथ है वो छोटा होता जाएगा, और धीरे एक टाइम आएगा कि ये न्यूक्लियस में टकरा जाएगा, हम कह सकते हैं वो खत्म हो जाएगा, उस अस्तित्व नहीं रहेगा परमाणु का। लेकिन हम देखते हैं कि अगर एटम अगर खत्म हो जाएगा अस्तित्व, तो पूरी दुनिया उसी की बनी हुई है, तो पूरी दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, हम सब सब दिख रहा है हमको। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता नहीं होगा, उससे टकराता नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं टकराता, ऐसा क्या उसमें तरीका है, इनसे पूछा गया रदरफोर्ड के, इस चीज को समझाया है। तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए उस समय रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है, जबकि मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि जब भी कोई आवेशित कण कक्षा में त्वरित होकर गतिमान रहता है तो उसकी ऊर्जा टाइम के साथ कम होती रहती है। तो ये चीज थी, इसको नहीं समझा पाए, इसलिए इनका मॉडल ज्यादा दिन चल नहीं पाया। जब ये समस्या आ गई तो फिर और लोगों ने सोचा कि ऐसी वैसे अगर यही जो समस्या आपत्ति उठाई गई थी रदरफोर्ड के मॉडल में, अगर इसी आपत्ति को कोई दूर कर दे तो मॉडल ही काम करने लगेगा। तो इसके लिए नील बोर्स, ये भी फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी, इन्होंने कुछ बताया। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने कहा एटम जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड सर्कुलर पाथ होते हैं, और उन सर्कुलर पाथ को डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा उन्होंने, मतलब निश्चित ऊर्जा के ऑर्बिट होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित रेडियस और निश्चित ऊर्जा के, इन्होंने कहा ऊर्जा होती है उन कक्षाओं की, और न्यूक्लियस उनकी एक फिक्स रेडियस होती है, जब इन ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपनी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, उसकी ऊर्जा कम नहीं होती है, इसलिए क्योंकि उसकी ऊर्जा कम नहीं होगी तो वो उसमें लगातार घूमता रहता है। तो इसका मतलब ये कह दिया उन्होंने कि जो ऑर्बिट हैं, या जो उन्होंने ऑर्बिट कहा है सर्कुलर ऑर्बिटर, उसमें इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स ऊर्जा होती है और रेडियस होती है उनकी न्यूक्लियस से। अब जब उन्हीं में जब घूमता रहता है अपनी फिक्स्ड ऊर्जा और रेडियस के ऑर्बिट में, तो अपनी ऊर्जा को विकृत नहीं करता है, रेडिएट नहीं करता है, और उसी में घूमता रहता है। इन जिस इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमता है उससे पहले उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिटल कहा, इन्होंने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा उनको, डिस्क्रीट क्यों, क्योंकि उनकी एक निश्चित ऊर्जा होती थी, एक फिक्स कंटिन्यूअस नहीं, कि जैसे कोई भी ऊर्जा किसी की हो सकती है, तो कुछ उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, कोणीय संवेग के आधार पर उन्होंने निकाला था, तो उनकी एक निश्चित होती है, कंटिन्यूअस नहीं, जब उसमें घूमता है तो अपनी ऊर्जा एमिट नहीं करता है। इन कक्षाओं को, इन ऑर्बिट्स को उन्होंने कोश भी या ऊर्जा स्तर भी कहा, एनर्जी लेवल्स भी कहा, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते थे। उनकी आपत्ति जो थी रदरफोर्ड मॉडल में, ये खत्म हो गई थी। तो आजकल जो हम जनरली बोर का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसके बाद और भी इनके मॉडल में भी कुछ आपत्तियां उठाई गई, तो उसके बाद एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया है, तो क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है, लेकिन हम जो जनरली इन्हीं के मॉडल से अपनी समस्याएं सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट जिसको एनर्जी लेवल्स या कोश भी कहा, इंग्लिश में शेल। तो देखिए न्यूक्लियस, ब्लू कलर ये न्यूक्लियस है, इसमें फर्स्ट जो है उस ऑर्बिट को हम पहली कक्षा या के शेल कहते हैं। उसके जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो के एल एम 1 2 3 4 इस तरीके से ये इन्होंने कक्षा का निर्धारण किया, और इन्होंने कहा कि सबकी अपनी ऊर्जा होती है।
एक चीज अभी हम जब बोर का मॉडल पढ़ रहे थे, एक चीज हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब अपने फिक्स एनर्जी और फिक्स रेडियस के ऑर्बिट में घूमता है तो अपनी ऊर्जा को कम नहीं उसकी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप कर जाता है। जब एक से दूसरी कक्षा में जाएगा, जाहिर सी बात है कि जो ऑर्बिट्स हैं, जो कक्षाएं हैं, वो सबकी एक अलग एनर्जी होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दूसरी से पहली में गया, तो एनर्जी का अंतर हुआ। जो वो अंतर होगा वो या तो एमिट होगा, या हम कैसे पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, कम एनर्जी से दूसरी कक्षा में जाएगा तो कुछ ऊर्जा अवशोषित करेगा, और या ज्यादा वाले से कम वाले में जाएगा तो कुछ ऊर्जा अवशोषित उत्सर्जित करेगा। तो ये भी इन्होंने ये चीज बताई थी, और इससे और भी चीजें बताई जा सकी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की हमने बात की कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो उसके भी कुछ नियम हैं। ऐसे नहीं किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में हम शेल में कोई भी चाहे जितने इलेक्ट्रॉन भर दें, ऐसा नहीं होता। इसके भी लिए कुछ रूल्स हैं। तो उस रूल का नाम है बोर एंड बरी। तो साइंटिस्ट उन्होंने कुछ नियम बताए, उसको बोर बरी स्कीम भी बोलते हैं। इन्होंने बताया किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में, कोशों में भरे जाते हैं। तो किसी कक्षा में मैक्सिमम, तो इस चीज को हम बाद में देखेंगे किस तरीके की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, और बाकी जो पार्ट इसमें है उसकी भी चर्चा करेंगे। आप लोग जो अभी हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और ये डिफरेंट मॉडल, इसके बारे में देख लीजिएगा। थैंक यू। एंड